Hi, the question says a scooter starting from rest moves with a constant acceleration for time t1, then with a constant velocity for next time t2, and finally with a constant reacceleration for the next time t3 to come to rest. A 500 Newton man is sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to scooter without touching any other part. Okay, the force exerted by the seat on the man is ओके सो बेसिकली यहाँ पे हमें दो टाइम पीरियड दे रखे हैं T1 एंड T2 और हमसे ये पूछा गया है कि फोर्स कितना लगेगा सीट पे मैन के इतने सॉरी तीन टाइम पीरियड्स हैं T1 T2 एंड T3। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि जब भी देखिए जब भी कांस्टेंट यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होगा जैसे T1 और जो हमारे पास टाइम है T2 और T3 इन तीनों केसेस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक बार तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन का जब भी जो केस आते हैं उस केस पे यहाँ पे नेट फोर्स जो ड्राइवर पे लगेगा जो पीछे जो पर्सन बैठा है उस पे लगेगा वो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स होगा जब भी यहाँ पे एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन हो रहा है जो कि यहाँ पे टाइम पीरियड T1 और नेक्स्ट टाइम पीरियड T3 के लिए हो रहा है। उस केस में फोर्स जो नेट फोर्स पर्सन पे लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। यानी कि उस केस में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो पर्सन होगा जो भी पर्सन पीछे बैठा हुआ है स्कूटर में इस पे यहाँ पे एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन फोर्स दोनों लग रहे होंगे। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये लग रहा होगा टाइम T1 और डेल्टा T3 के लिए यानी T1 और डेल्टा T3 जो टाइम पीरियड है जब इस गाड़ी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन हो रहा है उस केस में यहाँ पे बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब नॉर्मल फोर्स हमें दे रखा है वो है 500 न्यूटन, वैसे भी नॉर्मल फोर्स यहाँ mg के इक्विवेलेंट होगा तो यहाँ 500 न्यूटन दे रखा है प्लस फ्रिक्शन फोर्स F यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का रिप्रेजेंट करता है F नेट जो हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स। तो यानी कि T1 और T3 टाइम पीरियड के लिए तो बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा जाहिर सी बात है यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स भी आएगा तो ये नेट फोर्स 500 न्यूटन से तो ज्यादा लग रहा होगा। अब बात आती है टाइम T2 की। जब हम लोग टाइम T2 को कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर T2। तो T2 के लिए वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैन पे लगने वाला जो फोर्स है वो 500 न्यूटन के इक्वल होगा। यानी फॉर इस टाइम पीरियड जब T2 होगा हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हमारे पास डेल्टा T2 होगा जब हमारी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है उस केस पे जो मैन है उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो mg के इक्विवेलेंट होगा। यानी फोर्स ड्यूरिंग टाइम T2 will be equals to weight which will be equals to mg। तो यहाँ से हमारे पास mg की वैल्यू हमें पता ही है कि mg की वैल्यू यहाँ पे 500 न्यूटन है। तो यहाँ से हमारे पास एक सिचुएशन बन रही है कि T1 और T3 के लिए तो 500 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए नेट फोर्स जो बॉडी पे लगेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय सीट ऑन मैन एंड T3 जो टाइम पीरियड है जो T2 टाइम पीरियड है उसके लिए 500 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे जब बॉडी एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट कर रही है तब उस केस में हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया है और जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तब बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो वेट के इक्विवेलेंट लिया है इसलिए वो mg के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे 500 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा टाइम पीरियड डेल्टा T1 और डेल्टा T2 T3 के लिए एंड सिमिलरली 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा जब टाइम पीरियड डेल्टा T2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शंस गिवंस हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। थैंक यू।